अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द फोर्स्ड ऑसिलेटर। फोर्स्ड ऑसिलेटर को डिस्कस करने से पहले आपकी बुक के इस चैप्टर के स्टार्ट में कुछ टॉपिक्स हैं तो उनको पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आयोटा जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर है इसको डिस्कस किया हुआ है, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। The operation of iota on a vector। तो आयोटा आप जानते हैं कि जब भी आयोटा किसी भी जब इन्वॉल्व होता है तो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आयोटा के बारे में आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1 और विच मीन्स दैट आयोटा इक्वल्स -1 स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू आप जानते हैं पहले से, मैथ्स में आप अक्सर ये वैल्यू यूज भी करते हैं। अच्छा, आयोटा जब भी किसी वेक्टर पे ऑपरेट करेगा, ठीक है, आयोटा जब भी किसी वेक्टर पे ऑपरेट करेगा सो इट विल रोटेट द वेक्टर बाय एन एंगल ऑफ π/2 और 90 डिग्री। आयोटा जब भी किसी वेक्टर पे ऑपरेट करेगा सो आयोटा रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज or positive π/2, or we can say it will rotate 90 degree. Similarly, whenever minus iota will operate a vector, it will rotate clockwise or negative π/2 direction. Okay, तो आयोटा जब भी किसी वेक्टर पे ऑपरेट करेगा तो वो उसमें 90 डिग्री की रोटेशन उसमें कर देगा, ठीक है, उस वेक्टर को 90 डिग्री पे रोटेट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये कोई भी वेक्टर ए है और कोई भी दूसरा वेक्टर है हमारे पास आयोटा बी, ठीक है। अब देखिए बी से पहले हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आयोटा बी है, तो वेक्टर बी से पहले आयोटा ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इससे क्या किया है कि हमारे वेक्टर बी को 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए और आयोटा बी के दरमियान जो एंगल होगा डेट वुड बी 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इसका एक वेक्टर ए और वेक्टर आयोटा बी का अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे तो डेट वुड बी आर। ए को हम कॉस और साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज आर कॉस ऑफ फाई एंड बी इज आयोटा आर साइन ऑफ फाई, देन आवर रिजल्टेंट वेक्टर वुड बी आर ई टू द पावर आयोटा फाई, ठीक है। तो सिमिलरली अगर नेगेटिव आयोटा किसी भी वेक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए वेक्टर है और यहाँ पे नेगेटिव आयोटा बी है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्योंकि ए माइनस आयोटा बी होगा, ठीक है, उसको मैं आर कॉन्जुगेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे एंगल फाई यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ए को मैं आर कॉस ऑफ फाई और इसको माइनस आयोटा आर साइन ऑफ फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी अगेन आर कॉन्जुगेट एंड आर ई टू द पावर माइनस आयोटा फाई, ठीक है। तो इसी तरह ऊपर भी हम इसको रिजल्टेंट वेक्टर आर को हम उसकी मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी फेस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह आर कॉन्जुगेट को भी हम उसकी मैग्नीट्यूड और साथ में उसके फेस के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर को हमने क्या लिखा है, आर इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ए और आयोटा बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको हमने आर से डिनोट किया है।
and that would be equal to a plus iota b. Okay, so अगर मैं इसी का वेक्टर r का अगर मैं मॉड लेता हूँ, ठीक है, then it is equal to a square plus b square square root. ओके, एंड एक और आइडेंटिटी हम यूज करते हैं कि r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b, ठीक है, और इसको मैं क्योंकि a प्लस आयोटा b हम जानते हैं इट्स r और a माइनस आयोटा b को हम जानते हैं इट्स r कॉन्जुगेट. ये कॉन्जुगेट अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो सिर्फ उसका नेगेटिव जो आयोटा ये टर्म है उसको हम उसका साइन चेंज करते हैं आयोटा वाली टर्म का, ठीक है. तो r और r कॉन्जुगेट को अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, so we can also represent r like this, r e to the power iota phi. Okay, और e to the power iota phi को हम ऑयलर्स थ्योरम से हम लिख सकते हैं. so r equals to cos of phi plus iota sin of phi, ठीक है. और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट वुड बी a प्लस आयोटा b. ओके, क्योंकि मैंने r cos ऑफ फाई को a सपोज किया हुआ है और आयोटा r sin ऑफ फाई को आयोटा b से मैंने सपोज किया हुआ है. अच्छा, that will be equal to r. Okay, so we know that a equals r cos of phi. So from this relation I can find the value of cos of phi. So cos of phi would be a over r, and I can also write a over a square plus b square square root. Similarly b को हमने सपोज किया है r sin of phi, तो sin phi को यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ b ओवर r और b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से मैं टेंजेंट phi भी फाइंड कर सकता हूँ, एंड टेंजेंट phi वुड बी इक्वल टू b ओवर a. अच्छा, r को हमने लिखा कि r इक्वल्स टू r वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर r मैग्नीट्यूड एंड प्लस इट्स फेज e टू द पावर आयोटा phi. सिमिलरली अगर मैं r कॉन्जुगेट को लिखूंगा, r कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, r e टू द पावर माइनस आयोटा phi. ओके, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r इंटू cos ऑफ phi माइनस आयोटा साइन ऑफ phi. स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ आप जानते हैं, इसकी स्केलर फॉर्म आपने पहले पढ़ी हुई है, और स्केलर फॉर्म आप जानते हैं दैट इज v इक्वल्स i r. ठीक है, तो स्केलर फॉर्म कब होगी, देयर इज ओनली ए रेजिस्टर प्रेजेंट इन ए सर्किट. अगर एक सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर ही प्रेजेंट है, ठीक है, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है और सिर्फ एक रेजिस्टर ही है, ठीक है, तो उस केस पे हम जो ओहम्स लॉ लिखते हैं दैट इज v इक्वल्स आई आर, और इसको हम ये ओहम्स लॉ की स्केलर फॉर्म कहते हैं. और इस फॉर्म में वोल्टेज एंड करंट आर ऑलवेज इन फेज. ठीक है, अगर वोल्टेज कोसाइन फंक्शन को या साइन फंक्शन को फॉलो कर रही है तो करंट भी साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन को फॉलो करेगी. ठीक है, और वोल्टेज एंड करंट वुड ऑलवेज बी सेम, वुड ऑलवेज हैव सेम फेज इन द स्केलर फॉर्म. ओके,
तो अगर किसी भी एक सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर मौजूद है तो उसमें वोल्टेज एंड करंट बोथ वुड हैव सेम फेज। लेकिन अगर हम इसमें कोई भी और कंपोनेंट ऐड करते हैं, जैसा कि सर्किट में अगर हम कैपेसिटर ऐड करते हैं या हम इंडक्टर ऐड करते हैं या इन दोनों को ऐड करते हैं, जैसा कि इस LRC सर्किट में शो किया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टर तो मौजूद है लेकिन साथ में हमने इसके कैपेसिटर भी लगाया है और साथ में एक इंडक्टर भी ऐड किया है। तो इस केस में अगर ये दोनों मौजूद है या दोनों में से कोई एक कंपोनेंट यहाँ पे मौजूद है तो फिर वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज सेम नहीं रहेगा। दोनों में आइदर करंट लीड करेगा या लैग करेगा। तो वोल्टेज और करंट में क्या होगा कि एक फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि वो फेज डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है, कैपेसिटर की वजह से कितना फेज डिफरेंस आएगा और इंडक्टर की वजह से कितना फेज डिफरेंस आएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो जैसा कि एक सर्किट शो किया हुआ है, इसमें हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की हुई है और इसमें रेजिस्टर मौजूद है। रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज IR। एक कैपेसिटर मौजूद है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज Q/C और एक इंडक्टर मौजूद है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज LdI/dt, ठीक है। ये आप पहले से जानते हैं कि इनकी हम इन कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेजेस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ रेजिस्टर की वजह से तो वोल्टेज और करंट के दरमियान कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से जो होगा कि वोल्टेज और करंट के दरमियान एक फेज डिफरेंस आएगा। तो जब सिर्फ रेजिस्टर मौजूद है एक सर्किट के अंदर तो उस वक्त तो हम जो टोटल रेजिस्टेंस होती है उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बाकी कंपोनेंट्स भी मौजूद होंगे एक सर्किट में तो फिर हम जो टोटल रेजिस्टेंस होगी उसको हम ZE से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे और इसको हम इम्पीडेंस कह रहे हैं। तो इस केस में जो हमारा जो ओम्स लॉ बन जाएगा दैट वुड बी V इक्वल्स IZE, ठीक है। ZE here is the combined impedance of this inductor, the resistor and the capacitor. Okay, so where Z is the impedance. Okay, मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस सर्किट के लिए लिखूंगा। सो क्योंकि मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की है तो VA would be equal to IR plus LdI/dt plus Q/C। अच्छा, यहाँ पे मैं करंट को उसकी मैग्नीट्यूड और साथ में फेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और I can write the current as, करंट को मैं I से नोट करूँगा और मैं इसको इसकी मैग्नीट्यूड और साथ में उसका फेज से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो अगर मैं करंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर उसको मैंने लिखा हुआ है LdI/dt, ओके। तो यहाँ पे मैं I की वैल्यू पुट करूँगा, जो ऊपर मैंने I को सपोज किया है इसकी मैं वैल्यू पुट करूँगा LdI/dt e⁻⁴ ठीक है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो आई विल गेट VL वुड बी, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है लेकिन पावर को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी I⁻⁴L I0 e⁻⁴t, ठीक है। और मैं जानता हूं कि I0 e⁻⁴t इज इक्वल टू I, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो VL मेरे पास आ जाएगा I⁻⁴L I,
ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर भी साथ में देना चाहूँगा। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह लेता हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। ठीक है, करंट को जो मैं इक्वेशन 3 कह लेता हूँ, और इस जो VL की वैल्यू मैंने फाइंड की उसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने जैसे कि लास्ट चैप्टर के एंड पे हमने डिस्कस किया था कि ओमेगा टाइम्स L की जो डायमेंशंस होंगी दैट वुड बी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओमेगा L हैज डायमेंशंस ऑफ ओम्स। ठीक है, और ओमेगा L रेजिस्टेंस टाइम्स करंट दैट इज द वोल्टेज। ठीक है, वो हम पहले से ओम्स हासिल कर ले, V इक्वल्स IR हम जानते हैं, लेकिन इस वोल्टेज से पहले आयोटा की टर्म मौजूद है। इसका मतलब है कि आयोटा हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जब भी किसी वेक्टर पे एक आयोटा ऑपरेट होता है, इट रोटेट्स दिस वेक्टर बाय पाई बाय 2। इसका मतलब है कि अब ये जो मैंने जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर फाइंड की है, इसके से पहले आयोटा की टर्म मौजूद है। तो इसका मतलब ये होगा कि द फेज ऑफ द वोल्टेज इज अहेड दैट ऑफ करंट। ठीक है, अब ये वोल्टेज से पहले ओमेगा एल टाइम्स आई दैट्स द वोल्टेज, और इस वोल्टेज से पहले पॉजिटिव आयोटा मौजूद है, और पॉजिटिव आयोटा कितना फेज डिफरेंस करता है, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस। ठीक है, तो वोल्टेज इज अहेड ऑफ द करंट बाय अ वैल्यू ऑफ positive pi by 2. So I can write here that voltage VL is ahead of current I in the circuit by pi by 2. Okay, because there is iota present before this voltage. Okay, similarly for capacitor we can write, so similarly for capacitor we can write, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को हमने Q ओवर C से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, और Q ओवर C को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 1 ओवर C इंटीग्रल I dt। ठीक है, I करंट को मैं लिख सकता हूँ dQ बाई dt, तो और फिर अगर मैं इसको साथ इंटीग्रेट भी करूँगा तो मेरे पास अगेन Q आ रहा है, Q को मैं इंटीग्रल I dt की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं आगे इक्वेशन नंबर 3 से मैं I की वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो I को मैं हमने पहले सपोज किया 1 ओवर C, सो I नॉट e टू द पावर आयोटा ओमेगा t एंड dt। ओके, जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा और सो आई विल रीच द फॉलोइंग रिजल्ट, 1 ओवर आयोटा ओमेगा C I नॉट e टू द पावर आयोटा ओमेगा t। I नॉट e टू द पावर आयोटा ओमेगा t मैं जानता हूँ इट्स इक्वल टू I, सो I will reach the following result. So 1 over iota omega c equals I नॉट e टू iota omega t को मैंने I के इक्वल लिख दिया। ठीक है, और अगर मैं आयोटा को ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो आई कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, माइनस आयोटा I ओवर ओमेगा c। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 1 ओवर आयोटा को मैंने -1 लिखा है, लेकिन आप इसका प्रूफ कर लेंगे कि 1 ओवर आयोटा कैसे माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकेंगे तो फिर हम इसको लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।
ओके, तो अगर हम इस टर्म को मैं देखूं तो अच्छा, यहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जिससे हमने ऊपर डिस्कस किया कि ओमेगा एल की डायमेंशंस जो होती हैं वो रेजिस्टेंस की होती हैं या ओहम्स की इक्वल होती है, एंड ओहम्स टाइम्स करंट दैट्स द वोल्टेज। तो साथ में वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि 1 ओवर ओमेगा सी की डायमेंशन हैज डायमेंशंस ऑफ ओहम। ओके, तो 1 over omega c यहाँ पे again it's the resistance, and resistance time current, that's the voltage, and that would be the voltage across this capacitor. Okay, so इस voltage से पहले माइनस आयोटा की टर्म मौजूद है, ठीक है, जो हमने अभी डिराइव की है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 2, ठीक है। आप माइनस वोल्टेज और करंट के दरमियान माइनस पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। सो और वोल्टेज से पहले जो कैपेसिटर की वोल्टेज हमने जो लिखी है आई ओवर ओमेगा सी, ठीक है, उससे पहले माइनस आयोटा की टर्म मौजूद है। तो दिस मीन्स दैट वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 2, ठीक है। सो वी सी lags behind current I by pi by 2। अगर नेगेटिव पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम लैग बिहाइंड कह रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हमने लिखा था कि V इक्वल्स आई जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमारे पास जो इसको मैं इसको मजीद में आगे मॉडिफाई कर सकता हूँ। सो V वुड बी आयोटा ZE, V वुड बी आई ZE, और एंड आई कैन राइट ZE एज दैट्स द इम्पीडेंस। सो ZE वुड बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ the inductor, resistor and the capacitor. Okay, so I can write ZE as R plus iota omega L minus 1 over omega C, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि 1 over omega C की डायमेंशंस जो हैं वो भी रेजिस्टेंस के हैं, ओमेगा एल की भी रेजिस्टेंस के हैं। उससे पहले आयोटा मौजूद है, आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और आर से पहले आयोटा मौजूद नहीं है, और तमाम में से मैंने आई को कॉमन लिया। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सो आई कैन राइट वेयर ZE इक्वल्स आर प्लस आयोटा ओमेगा एल माइनस 1 over omega C. Okay, so I can also take its magnitude. So if I square this Z square, then it would be R square plus omega L minus 1 over omega C, and then it would be its square, ठीक है। हम ये पहले जानते हैं कि A plus iota B, और अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हम इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो दैट्स आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 over ओमेगा सी, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी है, और अगर इसका स्क्वायर लेंगे दैट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो आई कैन राइट ZE एज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L minus 1 over omega C, okay, and its power 2, and I also need to take its square root. Okay, so in the vector form of Ohm's law, so in the vector form of Ohm's law, we have written that V equals I
ZE, and from which I can write I equals V over ZE. So I can also write the voltage here. You can suppose the voltage equals its magnitude and its phase. Okay, and I can also write ZE as its magnitude and its phase. So I will reach the following result. So I will put the values in this equation. So I would be equal to V naught e to the power iota omega t divided by ZE e to the power iota phi. So I can simplify this. V naught over ZE, and I can transfer this exponential from denominator to the numerator. So that would be e to the power iota omega t minus phi. So where V naught over ZE is the current amplitude which lags the voltage by phase angle of phi. Okay. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने LRC सर्किट की हमने को डिस्कस किए और हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ डिस्कस किए. सिमिलरली हम मैकेनिकल सर्किट को भी या किसी मैकेनिकल सिस्टम को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशंस को सॉल्व किया था और उससे हमने डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इक्वेशन को लिख लिया था. तो यहाँ भी हमने अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हमने सॉल्व किया, लेकिन हम डायरेक्टली मैकेनिकल सर्किट के लिए भी या मैकेनिकल सिस्टम के लिए भी हम अपने रिजल्ट्स को लिख सकते हैं. सो द इम्पीडेंस, सो वी कैन राइट the impedance of a mechanical system. ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम जैसे कि मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं. तो मैस स्प्रिंग सिस्टम हम जानते हैं कि मैस बिहेव सेम एज द इंडक्टर एंड द स्टिफनेस बिहेव सेम एज 1 ओवर कैपेसिटेंस. ठीक है, तो अगर हम अपनी इक्वेशंस में L को M से रिप्लेस कर दें और 1 ओवर C को S से रिप्लेस कर लें, तो डायरेक्टली हम अपनी जो मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशंस पे पहुंच सकते हैं. Okay, so we can define the mechanical impedance as force required to produce unit velocity in an oscillator. So we can define the mechanical impedance as, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस को ZE से डिनोट किया है, ठीक है, लेकिन मैकेनिकल इम्पीडेंस को यहाँ पे मैं ZM से डिनोट कर रहा हूँ. सो फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, फोर्स को मैं F से डिनोट कर रहा हूँ. फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट वेलोसिटी इन द ऑसिलेटर. ठीक है, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट वेलोसिटी इन द ऑसिलेटर, फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी वुड बी नोन एज ZM, and ZM here is the mechanical impedance. So which means that F equals to ZM times V. ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे आगे ZM टाइम्स, ये वही वाला फार्मूला है जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू आर एक्स डॉट. तो डैम्पिंग फोर्स को हमने आर एक्स डॉट आर टाइम्स वेलोसिटी हमने लिखा था. ठीक है, तो यहाँ भी ये वही है. ठीक है, ZM मैकेनिकल इम्पीडेंस इज द
resistance or something like that, and x dot is the velocity. Okay, तो ये फार्मूला वही है, ठीक है. अच्छा, हम डायरेक्टली में ZE हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट. तो यहीं से मैं इस ZM मैकेनिकल इम्पीडेंस की वैल्यू लिख सकता हूँ. जस्ट मुझे क्या करना है कि L को M से रिप्लेस करना है और 1/C को मुझे S से रिप्लेस करना है. सो आई कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू ऑफ द ZM हियर. सो ZM वुड बी R, ठीक है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन हम मैकेनिकल सिस्टम के लिए हम जो डैम्पिंग फैक्टर है उसको स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं. प्लस आयोटा ओमेगा m माइनस s ओवर ओमेगा. ओके, सो इसको मैंने इस तरह से लिखा है. जस्ट मैंने क्या किया कि अपनी इस इक्वेशन में ZE कैपिटल R को स्मॉल r से लिखे और L को मैंने M से L की बजाय मैंने M लिखा है, तो ओमेगा M माइनस 1 ओवर ओमेगा C. ओके, so I have reached the mechanical impedance, so this result. Okay, so where ZM मैं लिख सकता हूँ, that's ZM e to the power iota phi, and I can write its phase as tangent phi equals x m over r. ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि r प्लस iota x m, ठीक है, ओमेगा m माइनस s ओवर ओमेगा, इन दोनों को मैंने x m से डिनोट कर लिया. ठीक है, और इस तरह में टेंजेंट फाई इक्वल्स x m ओवर r से मैं नोट कर सकता हूँ. और ZM की मैग्नीट्यूड को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इफ आई स्क्वायर दिस रिजल्ट, सो दैट वुड बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ओमेगा m माइनस s ओवर ओमेगा and then square and all is the square root.